नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय हम मौजूद हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। चुनावी माहौल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने के अंदर चुनाव होंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के युवा लोग, यहाँ के छात्र क्या कुछ सोचते हैं। बनारस 2014 के बाद से भारतीय राजनीति का केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ के युवाओं से जानेंगे कितना बदला है बनारस इन जो 7 साल 8 साल बीते हैं सरकार के 14 के बाद, और जो राज्य सरकार है उसके 4.5 साल बीत चुके हैं। यहाँ से जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, ये इस बार वोट करेंगे तो क्या दिमाग में कुछ चल रहा होगा। इन्हीं तमाम विषयों पर बीएचयू के छात्रों से बातचीत करते हैं एक एक करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामभद्र पाठक है। रामभद्र जी, क्या कर रहे हैं आप बीएचयू में अभी तो हम रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए क्या चल रहा है चुनावी माहौल यहाँ पर? चुनावी माहौल अपने पूरी तरह से मिजाज पे चल रहा है, और जो भी यहाँ पे समस्याएं बनी थी उसको मोदी जी ने अभी तक दूर नहीं कर पाया। जैसे क्या समस्याएं थी? 7 साल लगभग बीत चुका है प्रधानमंत्री के कार्यकाल तौर पर, उनका कार्यकाल के तौर पे तो बीत चुका है। अभी देखिए 1 साल से कुलपति की नियुक्ति अभी जाके कल हुई है। 1 साल पूरा पेंडिंग पड़ा था। विश्वविद्यालय में जब तक कुलपति की नियुक्ति पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, छात्र कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। कुलपति एक बहुत बड़ा पद होता है जो संवैधानिक पद है। उस पद की गरिमा को भाजपा ने पूरी तरह से अमर्यादित रूप से पेश करके दिखाया है 1 सालों में कि क्या व्यवस्थाएं हैं। पूरी तरह से संगठन हावी है यहाँ पे, और आरएसएस का बोलबाला है। आरएसएस के अंदर मंथन चला है 1 साल कि कैसे कुलपति आए, किस तरह से भाजपा के लिए काम करें, और पूरी तरह से ये प्रायोजित है। और उन्होंने इस कुलपति की नियुक्ति जो की है इस हिसाब से किया है, इसलिए इतना समय लग गया है। आपका क्या नाम है? जी, मैं मृत्युंजय तिवारी हूँ, शोध छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से। मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि कुलपति की जो नियुक्तियां हो रही हैं वर्तमान सरकार में, वो पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया उसका। संघ और भाजपा और तमाम लोग तय करते हैं कि कुलपति कौन बनेगा। अभी तो देखिए, कुलपति तो बनाना सरकार का ही काम है, तो सरकार चयन करने में थोड़ा समय लेगी, लेकिन अच्छा कुलपति देगी तो इसके शिक्षा का विकास होगा। अगर आनंद फान में कुलपति दे दिया जाए, हाँ दिक्कत ये होती है कि कभी कभी मान लीजिए कुलपति हमने दे दिया, अपने जाने में हमने अच्छा कुलपति दिया, तो पिछली बार दिया था, मानिए अपने जो भी हमारी सरकार थी उसने अच्छा कुलपति समझ के दिया, लेकिन वो वामपंथी निकल गया और केवल जेनुवाद कर दिया। मैंने क्या क्या किया हम लोग नहीं कहेंगे, मीडिया के सामने कुछ चीज़ें हैं, तो सब लोग हम विरोध किए थे। हिंदी वालों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। तो कुलपति आता है तो सरकार को ये रहता है आभास कि हम जिस कुलपति को दे रहे हैं देश की दशा और दिशा तय करेगी, या पीढ़ियाँ तय करता है, या विश्वविद्यालय एक पीढ़ी नहीं आने वाली पीढ़ियों को बनाने का काम करता है। आपके दोस्त करें 1-1 साल लग जा रहा है कुलपति के चयन में। हाँ, तो ये सरकार की अपनी नीति है और ये सरकार इसको सुधारेगी और सरकार काम कर रही है। सरकार की नीति है कि 1-1 साल लगाएगी। 1 साल नहीं लगाएगी। अगर कोई तलाश किया जा रहा है, उसमें कोई फिट नहीं हो पा रहा है, तो सरकार नहीं चाहेगी ना कि बाद में विवाद हो, बीच में कुलपति हटाना पड़े। तो इसलिए डरते हैं लोग कि विवाद ना हो जाए। हाँ, तो अगर मान लीजिए कोई चयन करने में गलती हो जाए तो विरोध होगा, गलती करेगा तो सरकार एक बार जब राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, तो आप जानते हैं कि यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ के कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के यहाँ से होती है और जल्दी हटाना आसान नहीं होता है। तो इसलिए कुलपति एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद पर रहने वाले लोगों की नियुक्ति आसानी से धैर्य से ही होनी चाहिए। कह रहे हैं कि बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए 1-1 साल मतलब समय लग जाता है। देश को आज़ाद हुए लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं, और क्या इससे पहले नियुक्तियां नहीं होती थी कि इससे पहले ये बीएचयू नहीं चलता था। आज 1 साल नियुक्ति करके आप क्या दिखाना चाहते हैं, छात्रों के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इससे पहले भी जो पूर्ववर्ती सरकार रही, कांग्रेस की रही, कितने अच्छे ढंग से कार्यकाल चलाया यहाँ पे, और जितना विकास उस सरकार में हुआ है, मैं तो नहीं मानता कि भाजपा के इन 7 सालों में यहाँ पे विकास हुआ है। मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि पहले भी तो सरकारें रहती थी, तब तो नियुक्तियां जल्दी हो जाती थी। ऐसा क्या बदल गया मोदी जी के आने के बाद केंद्र में कि नियुक्तियों में इतना समय लग रहा है? मैं आ रहा हूं आपका जी। नियुक्तियों में देखिए समय कहाँ लग रहा है, नियुक्तियां तो हो ही नहीं। बीच में कोरोना आ गया था तो कांग्रेस में कोरोना आया था। अब दैवीय प्रक्रिया से कोई कैसे उलझ सकता है? तो बीच में मोदी जी सुधार रहे हैं, चीज़ों को पटरी पे ला रहे हैं और उससे बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, बड़ी आपदा से लड़के, और देश को पटरी पे लाने का काम माननीय मोदी जी ने कहा है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है, उसको रिपीट करने की व्यवस्था हो रही है, सब ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पतंजलि है और शोध छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। पतंजलि जी, विधानसभा चुनाव आ गए हैं, एकदम मुहाने खड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही महीने बचे हैं। बिल्कुल। जब नई सरकार का गठन हो जाएगा जी, अब आपके मुद्दे क्या हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? एक शोध छात्र के रूप में, बीएचयू के छात्र के रूप में कितना कुछ बदला बनारस, ये भी बता दीजिएगा।
देखिए, हम लोग तो जन्म ही हमारा काशी में हुआ और काशी में हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो उच्च शिक्षा मेरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई और उसके पहले जो माध्यमिक शिक्षा थी यहीं सनातन धर्म इंटर कॉलेज में हुई। हमने काशी में बदलाव महसूस किया है, बदलाव देखा है। बदलाव सिर्फ नारों में न रह के ज़मीन पे उतरा है पहली बार। हम उसी क्षेत्र में रहते हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी कि सीवर लाइन और पेयजल। आप विश्वास मानिए, ऐसा शहर था प्राचीन और यहाँ का जो सीवर, जो पेयजल की पाइप थी, सीवर के भीतर से जाती थी गलियों में और लोग सीवर युक्त पानी पीने के लिए बाध्य थे। अमृत योजना के तहत मैं अपने गली की बात करता हूँ, मैं अपने मोहल्ले की बात करता हूँ, पूरे की पूरी जो है सीवर लाइनें चेंज हुई। पेयजल की पाइप जो है, जिसका प्रेशर हम लोग जो है टुल्लू लगा के यूज़ करते थे, अब मैं बता रहा हूँ 1 साल से मेरे घर में टुल्लू नहीं चला है। पानी शुद्ध और पूरा प्रेशर से आ रहा है। गलियों का कायाकल्प हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। किसी को प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, आप चलिए मेरे साथ, आप देखिए गदौलिया का क्या कायाकल्प हुआ है। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप आएंगे काशी में तो आप बदलाव महसूस करेंगे। अगर आप 14 के पहले आए थे तो 17 के पहले आए थे, वो बदलाव जो मोदी और 17 के बाद तो जो कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, वो दिख रहा है। क्योंकि कई योजनाएं धरातल पे आ नहीं पा रही थी अखिलेश शासन में। केंद्र पैसा दे रहा था, यहाँ बंदरबाट हो जा रही थी। पेयजल योजना मंत्री थे आजम खान, पैसा लूट गए, टंकियाँ खड़ी की खड़ी रह गई। जब पानी का प्रेशर डाला गया तो पता चला कि उसमें लीकेज है नई टंकियों में। अब उन व्यवस्था को सुधारा जा रहा है और आप देखेंगे बुनियादी काम हुआ है। स्वास्थ्य पे कैंसर हॉस्पिटल, पूरे पूर्वांचल और ये पूरे झारखंड के लोग कहाँ जाते थे? ये पूरे इलाके के लोग कैंसर का इलाज कराना है तो आपको जाना पड़ेगा मुंबई। एक चीज़ और था, आपने कैंसर कहा कि भाई BHU में तो पहले ही हॉस्पिटल था जी। तो जो यहाँ के लोगों का आरोप है कि भाई जो विपक्षी पार्टी कि भाई 2 बिल्डिंग बनवाया, अपग्रेड करके एम्स का दर्जा दे दिया। नहीं, एम्स का दर्जा सिर्फ दर्जा नहीं, अभी कायाकल्प का काम चल रहा है। हम लोग गए, आप जाइए, बगल में ही विश्वविद्यालय का चिकित्सालय। समस्याएं हैं, क्यों समस्याएं? इसलिए भी हैं क्योंकि इसकी क्षमता से 10 गुना ज़्यादा मरीज इस हॉस्पिटल में आते हैं, चिकित्सालय में आते हैं। यहाँ आपको PGI की तरह रेफर कराने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल जो है सर्दी जुकाम से के मरीज से लेके कैंसर तक के मरीज यहाँ आते हैं। तो यहाँ ये एकदम द्वार है चिकित्सा का, पूर्वांचल के लिए, बिहार के लिए, झारखंड के लिए। यहाँ आपको PGI की तरह नहीं है कि जब तक आप रेफर नहीं कराएंगे, इसलिए हर तरीके के मरीज आते हैं यहाँ। तो संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उसको अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। कैंसर हॉस्पिटल बना, पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है वो। तो परिवर्तन हो रहा है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में भी हुआ, नए नए कोर्स शुरू हो रहे हैं। हाँ, थोड़ी समस्या आई कोरोना की वजह से, अब धीरे धीरे चीज़ें फिर पटरी पे आ रही हैं। इन्होंने बड़ी तारीफों की झड़ी लगा दी। भाई पेयजल की समस्या थी, हमारी पानी की टंकी, कह रहे टुल्लू का यूज नहीं करते हैं, कह रहे हैं कि और बहुत सीवेज लाइन की व्यवस्था थी, कैंसर हॉस्पिटल, एक के बाद एक कई तारीफें गिना दिया इन्होंने। देखिए, हॉस्पिटल की बात मैं अगर करूँगा, यहाँ खुले मन से मैं बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, जितने भी अधिकांश यहाँ के डॉक्टर हैं, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे कि जो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से मरीजों को देखते होंगे। कहीं न कहीं उनका स्वतंत्र और निष्पक्ष से क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि उनका कहीं न कहीं पार्टनरशिप में कहीं न कहीं अस्पताल चलता है, कमीशन उनको जाता है। वो दवाइयाँ ऐसे जगह मेडिकल स्टोर से लिखते हैं कि जहाँ उनको कमीशन उनका बधा रहता है। और मैं तो कई बाईपास पे आप चले जाइए, यहाँ के बहुत से डॉक्टर आपको मिल जाएंगे वहाँ पे प्राइवेट में इलाज करते हुए। तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है? मोदी सरकार के द्वारा अगर इस तरह से 7 सालों में इन सब चीज़ों पे कार्य नहीं हो पाया तो ये पूर्ववर्ती सरकारों में भी होती रही हैं। आप कहाँ से नया क्या काम कर दिया ऐसा कि जो मैं मोदी सरकार को बहुत ही अच्छा कर दूँ? अच्छा। आप तो औरंगजेब के रूप में काशी विश्वनाथ मंदिर अगर आप चले जाएंगे तो इतने प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया है कि जो हमारे पुराणों में वर्णन है, जो हमारे महाभारत ऋचाओं में जिसकी उल्लेखित है, ये उल्लेखित जितने भी शब्द हैं यहाँ पे, चाहे जिस मंदिर की बात मैं दुर्ग विनायक हो गए, दंत विनायक हो गए, ऐसे कितने प्राचीन भगवान शिव के मंदिर, भगवान गणेश का मंदिर, जिनको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। उससे आपने क्या दर्शाया? विश्वनाथ कॉरिडोर की आवश्यकता किस लिए है ये मैं नहीं जान पाया, न मैं समझ पाया। सरकार का कहना है कि भाई बहुत सकरी गलियां हो गई थी, जो श्रद्धालु दूर दूर से आते थे, दिक्कत होती थी। गांधी जी भी ने एक बार चिंता व्यक्त की थी कि भगवान के जो आसपास, जो गर्भगृह के आसपास, जो मंदिर के आसपास है, उनको मुक्त किया जाए। एक और पहलू सरकार का ये भी कहना है कि जो मंदिर जो आपने कहा कि उनको भी संरक्षित करने का भी काम किया। हालांकि मैंने देखा नहीं भी किस तरह की प्रक्रिया है, पर उनका ये भी है कि हमने संरक्षण किया है।
इस पे क्या देखते हैं? संरक्षण करने से देखिए, जो प्राचीन चीज़ें, प्राचीनता जिसमें समाहित है, आप उसको उठा के दूसरे जगह आप स्थापित कर देंगे तो वो महत्ता खत्म हो जाती है। वहाँ की वो प्राचीनता और वहाँ का जो भी वो एनर्जी जो होती है उस मंदिर से, वो समाप्त हो जाता है। आप नए विश्वनाथ जी की स्थापना कर दीजिए, क्या वो उस विश्वनाथ जी और नए विश्वनाथ जी में अंतर आपको मिल जाएगा आसानी से? प्राचीनता की प्राचीन जो चीज़ें हैं वो प्राचीन ही रहेंगी। आप उसको नव निर्माण करके एक बस मीडिया के समक्ष आप चीज़ों को रख सकते हैं, दुनिया में एक नया उसको आयाम मतलब प्रस्तुत कर सकते हैं, दिखावा दिखा सकते हैं। लेकिन जो भव्यता, जो प्राचीनता उन मंदिरों में थी, वो नए मंदिरों में नहीं आ सकती। चाहे इस पे जो भी पुरोहित हो, चाहे जो भी ब्राह्मण हो, इस पे बहस कर सकता है। आप क्या कह रहे थे? अभी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? नहीं भाई, मैं बिल्कुल राम भाई की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो स्थिति है, थोड़ा सा और मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ अपने भाई के बातों पे। जो विकास की बातें इतनी कर रहा है, स्थिति ये है कि हम भी इसी बनारस में रहने वाले हैं, और जो व्यवस्था है गलियों से लेके, सड़कों से लेके, चौराहों से लेके, वो बिल्कुल ध्वस्त व्यवस्था है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये, अगर आप एक फ़ोटो भेजते हैं तो फ़ोटो डिलीट कर दी जाएगी, आपको स्वतंत्रता के रूप में कोई भी बातें नहीं करने दी जाएगी। सही आप दिखाना चाहेंगे तो शायद आप तो भाई अगर सजग पत्रकार भी हैं तो आप दिखा सकते हैं जो बातें यहाँ हो रही है, तो खुले रूप से दिखाइएगा ज़रूर। तो यहाँ की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था एकदम, जिसको कहते हैं मार्केटिंग, एक शब्द आता है मार्केटिंग, उस तरीके से यहाँ की व्यवस्था की गई है। मूल जो उद्देश्य है वो हम युवा जैसे लोगों के लिए रोज़गार है, जिस पे कोई बात नहीं हो रही है। हम यहाँ पर विकास की बात कर रहे हैं। अरे हमको क्या चाहिए? हमको रोज़गार चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको नौकरी चाहिए। हमारे पास नौकरी की व्यवस्था, आज हम पढ़ लिख करके भी क्या कर पा रहे हैं? 10,000 की नौकरी। हाँ, आज मैं खुद एक अधिवक्ता भी हूँ। व्यवस्था इतनी ख़राब है आज के समय में, मैं देख रहा हूँ अपने परिसर में जा कर के कि वहाँ प्रतिदिन प्रशासन के द्वारा बेवजह के मुकदमों को, आप अपनी बातें नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक मैं और बातों में भैया के मैं चीज़ों को मैं और भी खुल के बताना चाहता हूँ। भाई ने एक बात कही थी, वो ये कही थी कि 2014, 2016, ये 2014, 16, 20 की बात नहीं है, ये अभी हम 21 में चल रहे हैं। बात यहाँ पर ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ के लोगों के लिए, वो सुचारू रूप से अभी भी व्यवस्थित नहीं है। आप गली में चले जाएंगे, गली चौड़ी होनी चाहिए, नहीं चौड़ी, लेकिन हमारी पुरानी काशी ख़त्म हो गई। आज पुराना जो काशी था हमारा यहाँ का रहने, जो हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो खुल के बात भी नहीं बता सकते हैं। ये क्या तानाशाही रवैया है भैया? अपने मन से सब रंगवा दोगे आप? ये कोई मतलब है? एक कलर से आप सब रंगवा दोगे बिना कुछ पूछे? किसी का पेंट है, चुनना उस पर पुतवा दोगे आप? ये कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। हाँ, ये मैं एक आप भी यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, इन्होंने कहा कि भाई रोजगार से लेकर तमाम मुद्दे हैं, सरकार तानाशाही कर रही है जिस तरह से व्यवहार जिस पार्टी का पक्ष अभी भाई साहब ने रखा, वो पार्टी देश में 70 साल तक लगभग शासन की, और वही सरकार जो आज कर रही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात जो कर रहे हैं, वो आपातकाल लगाने वाली पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम फिलहाल 2022 की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जब एक ये अखंडता की बात करेंगे और ये स्वतंत्रता की बात करेंगे तो इन पे भी प्रश्न उठेगा। और जो भाई साहब ने कहा कि एक रंग में क्या जरूरी नहीं है कि हम एकीकरण में देखें, हम एक दिखें, तो हम भारतीय दिखें। आप गोदौलिया चौराहे पे चले जाइए और फिर देखिए, देश का रंग भगवा है। देश का रंग जो है वो भगवा है, भगवा त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, लेकिन उसमें तो आप गोदौलिया चौराहे पे चले जाइए और भी रंग आपको दिखेगी, और भी आपकी सुंदरता और भव्यता और काशी का रूप। अगर आप अब इनको मोदिया बिन हुआ है, इनको सभी जगह इनको तो वही खामियां ही दिखाई दे रही है, अमेठी वाली बातें दिखाई दे रही है, रायबरेली की बात। ये लोग बातों का काउंटर क्या है आपके? काउंटर ये है कि आप जाइए, निष्पक्षता से देखिए, हर चौक चौराहे पे देखिए। जो काशी की पहचान थी जी, वो ध्वस्त हो गई है। कोई भी मंदिर नहीं टूटा है, सब संरक्षित है। यहाँ तक कि उसमें कुछ नए मंदिर भी जोड़े गए हैं, नए मंदिर जिसमें गंगा को क्या है, विश्वनाथ का कंसेप्ट क्या है, माँ गंगा विश्वनाथ जी से जुड़े हुए हों। पहले नहीं था, बीच में लोग घर बना के अतिक्रमण करके लोग रह रहे थे। वर्तमान समय में वो जो अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर का निर्माण कराया था, किसी व्यक्ति ने उस समय जो शासन व्यवस्था थी उस समय निर्माण कराए थे, तो सब सरकारी जमीन थी। फिर बाद में मुआवजा उनको दिया गया, मोटी रकम लोग लिए, और ये भव्यता उसकी जाकर के आप देखिए आज दिखता है कि हाँ, एक सरकार है जो
हिंदू आस्था की बात सोचती है। ये तो पहली बात। जहाँ तक इन्होंने कहा विकास की बात, रोजगार की बात, सुनिए रोजगार की स्थिति सरकार का काम है कि सारी व्यवस्था आस्था के विषय में सोचना। सरकार का काम है सभी जगह सोचे। अब देखिए वहीं पे मस्जिद को अक्षुण रखा गया है ना, जो कि वो मस्जिद नहीं है। हम मानते हैं कि मस्जिद नहीं है, लेकिन अक्षुण उसको रखा गया है। क्या है वो मंदिर, मस्जिद नहीं मानते वहाँ। फिर क्या है वो मस्जिद? अभी कुछ दिनों में आप देखिएगा उस पे अभी केस चल रहे हैं। जैसे अयोध्या का फैसला हुआ, उसी प्रकार काशी और मथुरा दोनों का फैसला होगा। क्या फैसला आएगा? फैसला आएगा कि वो मंदिर था पहले, उसको तोड़ के बनाया गया था, तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। तो इसके संरक्षण और कुछ हो रहा है? कैसे दावे, मतलब कैसे करें मंदिर है? आप जाइए उसमें मैं गया हूँ, उसमें हनुमान जी की प्राचीन मंदिर है। उसमें आप जाइए, भगवान नंदी जो है सामने से दिखते हैं। उस बकायदे उसको शिवलिंग भी है वहाँ। शिवलिंग भी है, ये हनुमान जी का मंदिर भी है, प्राचीन हनुमान मंदिर। जाके आप देखिए, एक बार सर्वेक्षण कीजिए, पता चल जाएगा। भाई साहब जाएं तो ये भाई साहब लोग नमाजवादी थे। तो आप आज के समय में जब विकास चारों तरफ दे रहा है, युवा खुश हैं, रोजगार मिल रहा है, टीजीटी की बहाली हो रही है, दरोगा की बहाली हो रही है, सारे जगह सारे नौकरियां और जॉब जो है, चाहे संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो, सारे जगहों पे जॉब मिल रहा है। तो इनका जॉब छीन चुका है, इसलिए ये हाय हाय कर रहे हैं। ये हाँ, एक मैं आ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि ये आप लोगों की, क्योंकि जो आप पता नहीं किस पार्टी से है, मुझे नहीं पता, अगर आप सपा या और विपक्षी दलों से सहमत हैं भाई कि भाई विपक्षी दलों की नौकरी चली गई है, सत्ता से बाहर चले गए, इसलिए ये लोग ज्यादा परेशान है, बाकी लोगों को नौकरी मिल रही है। हर बात पे राजनीति ये उचित नहीं है। पहली बात, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं इनसे यही बात कहूँगा कि सारी बातों का जोड़ का तोड़ यही है कि हमको न जो धर्म की बात कर रहे हैं, अगर धर्म की बात कर रहे हैं आप, तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए भारत को, सबसे पहली बात। अगर आप नमाज की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो बात कह रहे हैं कि नमाजवादी हैं, जो चीज़ें हैं, तो हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ तो हर विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे बसे, हर धर्म का यहाँ पे पूजन और मंदिरें, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी बने हुए हैं। तो उस समय क्यों नहीं सोचना हुआ? पहली बात तो ये हमारा देश सर्वधर्म समभाव की बात। अच्छा, दूसरी बात, मैं भाई की बात को एक बात और ऐड करना चाहूँगा। भाई शायद थोड़ा बहुत इस चीज़ों को थोड़ा सा और पढ़ लें। ये है कि जब भारत में जब आज़ादी हुई, जो शुरुआत से हो करके और आज का जो समय परिवेश है, ठीक है, आज के समय स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है आपका, वो छीन लिया गया है। अगर आप अपनी बात रखते हैं, वो हर बातों में अपनी बातों को राजनीति का प्रारूप दे देंगे। आप स्वतंत्र रूप से ये नहीं कह सकते कि मुझे भूख लगी है, स्वतंत्र रूप से ये नहीं कह सकते कि मुझे चिकित्सा की व्यवस्था जरूरत है, आप स्वतंत्र रूप से ये नहीं कह सकते कि मेरे पास जो है मैं परेशान चल रहा हूँ, प्रशासन में परेशान कर रहा है। अब हर बात में यहाँ पे सिर्फ राजनीति करनी और अपनी बातों को जिस तरीके तोड़ मरोड़ के करना। मैं किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, जो व्यवस्था यहाँ की चल रही है इस समय। ठीक है, हाँ, मैं भी किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरा भी व्यक्तिगत मत है। भाई साहब जिस स्वतंत्रता और अखंडता की बात कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता, अब इनसे प्रश्न पूछा जाएगा ना कि भैया उस समय कहाँ थी जब देश में आपातकाल लागू हुआ? उस समय कहाँ थी, कहाँ थे ये लोग, ऐसे लोग जो बात कर रहे हैं? कुछ मंदिर पे बोल रहे थे। देखिए, उन्होंने कहा कि मंदिर, आपने पूछा कि मंदिर कहाँ है। हाँ, राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, ठीक है ना। राम जन्मभूमि तो बाबर ने पूरा मस्जिद ध्वस्त कर दिया था और उसके अवशेषों से जो है उसके सेनापति ने उस मंदिर का निर्माण कराया। औरंगजेब ने जब इसको ध्वस्त करने का आदेश दिया, आप हिंदू समाज के ऊपर कि वो हमेशा जो है कलंकित महसूस करे, एक टीस रहे, आज भी जो है उसका गुंबद ही तोड़ा और आगे का हिस्सा तोड़ा। आप पीछे जाएंगे तो श्रृंगार गौरी का मंदिर है और हर वर्ष में नवरात्रि में एक दिन उसकी पूजा अर्चना का हाईकोर्ट द्वारा अधिकार दिया गया है हिंदुओं को। तो आप जो चीज़ प्रत्यक्ष है उसके प्रमाण की क्या ज़रूरत है? आप जाइए देखिए पीछे से। अब तो जो गोदौलिया गेट बनाया गया है, जो ज्ञानवापी का गेट पहले इधर था, अब इधर होकर उसको गोदौलिया गेट घोषित किया गया है, वहाँ से आप जाएंगे तो सीधे पीछे दिखता है कि वो मंदिर है। वो मंदिर के ढांचे के ऊपर केवल गुंबद तोड़ा गया। तो ये कहना तो ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए कि वो मंदिर था या नहीं था। वो ज्ञानवापी मस्जिद कभी है ही नहीं, वो मंदिर है। और इस तरह के ढांचों में इस्लाम के अनुसार भी हराम है नमाज पढ़ना, फिर भी वहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं। मैं तो उन्हीं से कह रहा हूँ। एक लास्ट कमेंट लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि भाई इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनावी मुद्दा आपके हिसाब से क्या रहेगा? कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो चुनाव में सबसे ज़्यादा लोगों के फोकस रहने वाले? देखिए, यह 21वीं सदी का चुनाव होने जा रहा है और इस समय जाति की राजनीति नहीं चलने वाली है, धर्म की राजनीति नहीं चल रही, विकास की राजनीति चलेगी। और वह विकास जो शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात करे, रोजगार पे बात करे, और माननीय मोदी जी और योगी जी से बेहतर कोई सरकार नहीं है। ये हम लोगों ने निरंतर कई
रिपीट इसलिए किया गया पुनः मोदी को, और हम लोग रह रहा है कि 10-20-50 साल तक ऐसे ही सुशासन सरकार चलेगी, और बाकी सरकार में जाति की दुकानदारी बंद है, बंद ही रहेगी। ये कह रहे हैं भाई ऐसे तो चलती रहेगी 10-20 साल 50 साल तक, बोल दिया। ये इनका अपना एक मुद्दा बता दीजिएगा, इनका अपना मत। देखिए मुद्दा अगर मैं गिनाने लगूं तो आपका शायद मतलब टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी और महंगाई। ठीक, बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है। आज 2022 के चुनाव में इनको पता चल जाएगा भाजपा को कि हमने क्या किया है। ये योगी जी का रिपोर्ट कार्ड 4.5 साल का जो है वो जनता 2022 के चुनाव में बखूबी पढ़ के उसका परिणाम वो देगी। ठीक, ये मैं जानता हूँ। आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं? बिल्कुल बेरोजगारी और महंगाई, ये दोनों मुद्दा है। ये दोनों मुद्दे इस बार के चुनावी बिल्कुल समर का वो तय करेंगे परिणाम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपके अनुसार क्या मुद्दा रहेगा? देखिए बेरोजगारी और महंगाई ये वर्तमान समय में सारे मुद्दा को विकास के तहत ये हल कर लिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को, और जिस रूप में मैं समझता हूँ विकास हुआ है और भारत एकता के रूप में जो एक बढ़ा है, राष्ट्र प्रेम जो बढ़ा है, इस मुद्दे पे सरकार बनेगी फिर से भाजपा की। ठीक है, आपके अनुसार क्या रहेंगे इस बार? देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ये इन मुद्दों पे सरकार रिपीट करेगी और ये सरकार चुनी जाएगी। जो दोनों विकास के दोनों पैमाने, भौतिक और आध्यात्मिक, पराभौतिक, दोनों पैमानों पे चुनी जाएगी। दोनों पैमानों के मुद्दे हैं। ठीक, तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र थे। अलग अलग मत है, स्वाभाविक है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है तो मत भी एक नहीं हो सकता। इनकी कई राय थे अलग अलग मुद्दों पर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। 2022 के चुनाव में युवा तय करेगा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 5 कालिदास मार्ग पर कौन बैठेगा, किसका निवास स्थल होगा। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन कौन जाएगा 2022 में, किसकी सरकार बनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हिंदुस्तान के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।